हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 12th वालों के लिए न्यू टॉपिक है नाविक का आकार का आकलन, यानी कि नाविक के आकार को ज्ञात करना कि हम नाविक के आकार को किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। इसका एक फार्मूला होता है जिसका हम क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, निगमन करेंगे। तो सबसे पहले देखा जाए तो इसमें क्या होता है कि जो नाविक का आकार होता है उसका हम निगमन या उसका जो ज्ञात करते हैं, गणना करते हैं, उसको हम क्या है रदरफोर्ड के अल्फागढ़ प्रकीर्णन प्रयोग से करते हैं। जब रदरफोर्ड के अल्फागढ़ प्रकीर्णन प्रयोग में क्या है कि हमने आपको वहाँ पर 3 नियम बताए थे और उन नियमों से स्पष्ट था कि रदरफोर्ड का नियम क्या होता है, अल्फागढ़ प्रकीर्णन प्रयोग क्या होता है, क्या निष्कर्ष निकाले थे उन्होंने, तो आपको याद है। तो इसी में क्या है कि जो जब अल्फा कण क्या होता है कि नाविक की ओर जाता है तो स्वाभाविक है कि अल्फा कण कैसा होता है, धनावेशित होता है, और नाविक भी कैसा होता है, धनावेशित होता है। तो अल्फा कण पर क्या होता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। और जी प्रतिकर्षण बल क्या करता है कि प्रतिकर्षण बल के कारण अल्फा कण क्या होता है, वापस लौटने लगता है, कहें तो मतलब कि रिटर्न होने लगता है, लौटने लगता है। अब अगर देखा जाए, जैसे मान लिया कि ये क्या है, आपका नाविक है जिसका आवेश कितना है, Ze है, और यहाँ से कोई अल्फा कण जा रहा है जिसका आवेश आपको पता है, अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, 2e होता है। अब क्लियर है कि जो अल्फा कण नाविक की सीध में जाता है वो क्या होता है, वो अल्फा कण नाविक के सबसे ज़्यादा समीप पहुंच जाता है, और जो अल्फा कण नाविक से किसी कोण पर जाते हैं, मतलब वो क्या होते हैं, वो सीध में नहीं पहुंचते हैं, मतलब ये सीध में नहीं जाते तो वो क्या होते हैं, उन पर मतलब वो ज़्यादा पास नहीं पहुंच पाते। तो हमने क्या बताया, जो अल्फा कण नाविक की सीध में जाता है वो नाविक के क्या होता है, अत्यंत करीब पहुंच जाता है। जैसे जैसे अल्फा कण आगे बढ़ता है, क्योंकि ये अल्फा कण क्या होता है, उच्च गतिज ऊर्जा वाला होता है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और जब ये इस गतिज ऊर्जा को लेकर आगे बढ़ता है तो ये नाविक की सीध में जा रहा है, अतः इस पर क्या होता है, एक बल कार्य करने लगता है, प्रतिकर्षण बल। क्योंकि ये कैसा है आपका, ये धनावेशित है, ये भी कैसा है, धनावेशित है, तो धन धन के बीच आपको पता है रिपल्सन फोर्स यानी प्रतिकर्षण बल क्या होता है, कार्य करने लगता है, जिससे क्या होता है कि ये नाविक क्या करता है, अल्फा कण को रिटर्न करने लगता है, वापस करने लगता है। मान लिया कि जैसे जब अल्फा कण जाता है तो एक निश्चित दूरी तक पहुंचकर वो क्या होता है, वापसी लौटने लगता है। क्योंकि जब अल्फा कण पर जब यहाँ है तो चूंकि गतिज ऊर्जा है तो इस पर कम बल लगेगा, जैसे जैसे और पास जाएगा इस पर बल क्या होता है, लगातार बढ़ता जाता है, और जब बल बढ़ता जाता है तो ये बल क्या करता है, इसे पीछे मतलब कि इस पर प्रतिकर्षण लगता है, और इसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। और जब गतिज ऊर्जा कम होती है तो एक समय ऐसा आता है कि गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, इसकी शून्य हो जाती है, और जो गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा में क्या होने लगती है, कन्वर्ट होने लगती है, बदलने लगती है। माना कि यह नाविक की कितने समीप r0 दूरी तक पहुंच जाता है, इसी r0 दूरी को हम क्या कहते हैं, नाविक के निकटतम पहुंचने की दूरी कहते हैं, रिप्रेजेंटेड बाई r0, r0। r0 क्या है आपको एक बार फिर से बता दें, तो r0 है नाविक के निकटतम पहुंचने की दूरी। क्लियर। तो सबसे पहले जब अल्फा कण आगे बढ़ता है तो इस पर क्या होता है कि मतलब कि गतिज ऊर्जा के साथ बढ़ता है तो इस पर फोर्स लगता है, अतः इसकी स्थितिज ऊर्जा देखी जाए तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, U बराबर 1/4πε0, फॉर्मूला क्या होता है, Q1 Q2/R। तो हम यहाँ लगाएंगे तो U बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0, Q1 यहाँ कितना है, Ze, Q2 कितना है, 2e, बटे कितनी दूरी तक जा रहा है ये, तो r0 तक। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो u बराबर क्या आ जाएगा आपका 1/4πε0 टू Ze²/r0। ये क्या है, आपकी स्थितिज ऊर्जा निकल कर आई। अब चूंकि ये स्थितिज ऊर्जा आती कहाँ से है, तो जो अल्फा कण गति कर रहा था उसके पास कौन सी ऊर्जा थी, गतिज ऊर्जा, और इसी गतिज ऊर्जा के कारण क्या हो रहा था कि यही गतिज ऊर्जा बाद में स्थितिज ऊर्जा में बदल रही थी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि u बराबर क्या होगा आपका, k हो जाएगा, अर्थात जो गतिज ऊर्जा थी वो इसमें बदल गई, तो u बराबर k या k बराबर u लिख सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसको वैल्यू रखेंगे तो k बराबर क्या हो जाएगा आपका, k बराबर u बराबर,
तो आपका क्या हो जाएगा, k बराबर u बराबर 1/4πε0 2ze² या फिर हम r0 को यहाँ ले जाएं तो r0 जब यहाँ जाएगा तो r0 बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 2ze²k। यही आपका क्या है, नाविक के आकार का आकलन है, मतलब कि नाविक के आकार की पता चल सकता है इस सूत्र से कि नाविक का आकार कितना होता है, मतलब कि यह कह सकते हैं सॉरी कि नाविक के वो कितने निकटतम पहुंच सकता है। r0 क्या है, आपके नाविक के निकटतम पहुंचने की दूरी। क्लियर। तो इसके बाद यदि अल्फा कण का द्रव्यमान कितना हो m अल्फा, वेग कितना हो v अल्फा, तो हम ये फॉर्मूला बना सकते हैं। तब इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है 12mv²। तो आपका 1/2 m अल्फा v अल्फा² इतना हो जाएगा। तो ये वैल्यू हम क्या होंगे, इस समीकरण में रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो आ जाएगा आपका r0 बराबर 1/4πε0 2ze² की जगह क्या आ जाएगा 1/2 m अल्फा b अल्फा का स्क्वायर। 2 पर पहुंच जाएगा तो r0 बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 4ze² m अल्फा b अल्फा का स्क्वायर। ये आपका एक और फॉर्मूला है। यदि आपको डायरेक्ट वेलोसिटी दी जाए, वेग दी जाए और द्रव्यमान आपको पता ही होता है, तो इस फॉर्मूले से भी आप क्या हो सकते हैं, जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। अब एक उदाहरण के लिए अगर देखा जाए कि जैसे मान लिया कि ये पूछा जा सकता है कि जो अल्फा कण होता है यदि उसका वेग दे दिया जाए आपको, तो आप बता सकते हैं कि वो कितने नाविक के समीप जा सकता है। क्लियर। तो मान लिया कि क्या है कि अल्फा कण का जो वेग है इसी फॉर्मूले से देंगे। मान लिया जेड चूंकि वह किसके नाविक में जा रहा है, मतलब कि सोने की पन्नी, जो सोने की धातु होती है उससे, तो जेड बराबर 79 होता है। यानी कि सोने का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, गोल्ड का 79 से बनता है। और अल्फा कण का जो अधिकतम वेग है वो मान लिया हमने कितना है 2.1 × 10⁻⁷। इसके बाद आपका हम यहाँ से r0 निकालेंगे तो 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹, 4 z का मान 79 e²। इसका वैल्यू क्लियर है आपको 1.6 × 10⁻⁻19 का स्क्वायर बटे यहाँ m अल्फा का मान 6.6 × 10⁻⁻27 b अल्फा का मान 2.1 × 10⁻⁷ का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो आपका वैल्यू कितना आएगा, r0 बराबर 2.5 × 10⁻⁻14 मीटर। इससे स्पष्ट है कि जो अल्फा कण होता है वो क्या होता है कि नाविक के इतने ज़्यादा समीप पहुंच जाता है, इतने से क्या होता है वो वापस लौटता है। यानी कि 2.5 × 10⁻14 मीटर से वो क्या होता है वापस लौटता है, या कहें तो इतनी ज़्यादा दूरी तक वो क्या होता है पास में पहुंच जाता है। क्लियर। इसके बाद r0 जो होता है, r0 किस पर निर्भर करता है, तो r0 क्लियर है आपको कि r0 सूत्र से देखा जाए तो ये कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, z कांस्टेंट, e कांस्टेंट, m कांस्टेंट, v सॉरी इस फॉर्मूले से देखा जाए r0 बराबर क्या होता था आपका 1/4πε0 2ze²k। तो इससे 1/4πε0 कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, z कांस्टेंट, e कांस्टेंट, तो इससे लिख सकते हैं r0 इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/k। तो r0 जो है वो क्या है, गतिज ऊर्जा के क्या है व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती है। तो गतिज ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी r0 क्या होगी उतना ही कम होगा। वैसे भी स्पष्ट है कि जब गतिज ऊर्जा
तो आपका क्या है R0 प्रोपोर्शनल 1/k। R0 प्रोपोर्शनल 1/k से क्या स्पष्ट है कि गतिज ऊर्जा जितनी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये उल्टा रिलेशन है, तो k जितना ज़्यादा होगा R0 क्या होगा उतना ही कम होगा। अर्थात जब अल्फा कण के पास बहुत ज़्यादा गतिज ऊर्जा होगी तो वो नाविक के बहुत ज़्यादा पास चला जाएगा। क्लियर। इसके बाद और आपका जो फॉर्मूला है नाविक के आकार का आकलन का R0 बराबर 1/4πε0 2ze²/k। इस फॉर्मूले से इस बार से एक न्यूमेरिकल आया है आपके लिए, वो हम आपको बता दें। क्या था सवाल? क्वेश्चन था कि अल्फा कण जिसकी गतिज ऊर्जा 4 MeV है सोने के नाविक के कितने निकट पहुंच सकता है। क्या दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं वो आपको कि अल्फा कण है जिसकी ऊर्जा क्या है, गतिज ऊर्जा क्या है 4 MeV है और वो नाविक के कितने निकट पहुंच सकता है। तो अल्फा कण की गतिज ऊर्जा मतलब k बराबर दे रहा है आपको 4 MeV। कन्वर्ट करेंगे तो 4 m का मतलब 10⁻⁶, EV का मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 और ये मात्रक किस में पहुंच जाएगा, जूल में। और सॉल्व करेंगे तो 16 चौको 64 यानी 6.4 × 10⁻⁻13 जूल। इसके बाद वो कितने समीप पहुंच सकता है, तो फॉर्मूला होगा R0 बराबर 1/4πε0 2ze²/k। तो इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ 2 z की वैल्यू, चूँकि सोने का नाविक है तो 89, E² का मान हम आपको बता चुके हैं 1.6 × 10⁻⁻19 का स्क्वायर बटे k का मान कितना हो जाएगा 6.4 × 10⁻⁻13। क्लियर। ये आपका क्या हो जाएगा 16 का वर्ग होता है 2.6, यानी हम और थोड़ा सॉल्व करें 9 × 2 × 79 × 2.56 बटे 6.4। ये आपकी क्या 19 19 38, 38 में से 9 गया तो आपकी क्या बचेंगी 29 और 13 जब उसमें घटेगी तो घट जाएगा आपका 29 में से 13 गया तो 10⁻⁻16। क्लियर। तो ये आपका 64 से कट जाएगा 4 बार, तो 9 4 दूनी 8 गुणा 79 बटे 10 गुणा 10 की घात -16। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा R0 बराबर 5.7 × 10⁻⁻14 मीटर। क्लियर। क्या बताया हमने आपको समझ में आ गया होगा। सूत्र होता है R0 और पहले सबसे पहले 4 MeV दिया गया था तो 4 को कन्वर्ट कर लिया 4 × 10⁻6 इतना। R0 और फॉर्मूला इतना होता है, इसका मान इतना 2, z का मान 79, E² का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 का स्क्वायर। तो ये इसको खोल देंगे तो 9 संख्या एक तरफ, तो 9 × 2 × 79 ये कितना हो जाएगा 2.56। ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻38। 38 में से आपका क्या गया 9 गया तो कितना बचा 29 और नीचे से जब 13 घटेगा तो 10⁻⁻16 सॉल्व कर देंगे तो R0 का मान कितना आ जाएगा आपका 5.7 × 10⁻⁻14। इससे स्पष्ट है कि जो अल्फा कण का जो मतलब कि जो वो होता है अल्फा कण होता है वो क्या होता है इतनी ज़्यादा दूरी तक क्या हो सकता है उसके पास चला जाएगा। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन और है कि यदि अल्फा कण b वोल्ट के विभवांतर से त्वरित हो और उसके नाभिक के निकटतम पहुंचने की दूरी कितनी हो R0 हो, तो इस केस में सिद्ध कीजिए, प्रूफ कीजिए कि R0 बराबर 14.4 Z/V एंगस्ट्रॉम। क्लियर। क्या कह रहा है वो कि अल्फा कण कितने वोल्ट से त्वरित है V वोल्ट से और उसके निकटतम पहुंचने की दूरी कितनी है R0। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे तो R0 बराबर क्या आ जाएगा आपका 1/4πε0 2ze²/k। इसमें कितनी किसी को प्रॉब्लम। इसके बाद आपका चूँकि k बराबर क्या होता है एक सूत्र होता है आपको कि किसी भी आवेश को ले जाने में
तो किया गया कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर Q इंटू वी, और यही कार्य क्या होता है हमें गतिज ऊर्जा से प्राप्त होता है, तो W बराबर हम क्या लिख सकते हैं K। तो इसमें रखेंगे तो R0 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 टू Z ई स्क्वायर अपॉन K की जगह क्या हो जाएगा Q इंटू बी। क्लियर, यानी कि चूंकि अल्फा कण पर आवेश कितना होता है 2E, और ये कितना हो जाएगा V, तो एक ई से ई कट गया तो R0 बराबर क्या आ जाएगा, 2 से 2 कट गया तो आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को मान 9 × 10⁹ Z ई अपॉन V। क्लियर, तो ई का हम क्या करेंगे यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, तो R0 बराबर हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू 1.6 × 10⁻⁻19, और ये क्या हो जाएगा आपका Z बटे क्या हो जाएगा V। 16 नंबर 144, तो R0 बराबर हो जाएगा 14.4, 19 में से 9 गया तो 10 बचेगा 10⁻⁻10 Z अपॉन V, ये गायब हो जाएगा, तो R0 बराबर क्या आ जाएगा आपका 14.4 Z एंगस्ट्रॉम बटे V। तो यही आपका क्या था, आपको प्रूव करना था, जो आपका आ चुका है। क्लियर, तो ये क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं पेपर में, तो ये आपको प्रूव करने के लिए आ सकता है। तो हमने आपको बता दिया है कि R0 बराबर कितना हो जाएगा 14.4 ZV बटे V एंगस्ट्रॉम। इसके बाद आपके कुछ क्वेश्चन हैं 2-3 कि परमाणु किसे कहते हैं, तो हम आपको बता चुके थे समझ नहीं आ रही कि परमाणु क्या होता है, बहुत ही सूक्ष्म अविभाजित कण होता है, जिसे हम क्या कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन कि परमाणु एक बहुत ही सूक्ष्म अविभाजित कण है और जिसे क्या कर सकते हैं हम बांट नहीं सकते हैं। इसके बाद एक और न्यूमेरिकल है आपका कि एक अल्फा कण की जो गतिज ऊर्जा का मान 2 MeV है, सोने के नाभिक के यह कितने निकट पहुंच सकता है। क्लियर, तो ऐसा सवाल हम आपको लगवा चुके हैं कि अल्फा कण का जो गतिज ऊर्जा थी वो कितनी थी 4 MeV थी, और वो कितने समीप पहुंच गया था। तो जब 4 MeV थी गतिज ऊर्जा तो आपका आंसर कितना आया था 5.6 5.7। तो इसी प्रकार से आप उसको भी लगा सकते हैं, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है न्यूमेरिकल। तो इस प्रकार से ये आपके सवाल थे। इसके बाद आपके कुछ और क्वेश्चन है कि डाल्टन थे जो वैज्ञानिक, उन्होंने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था, कब दिया था। तो यह आपको बता चुके हैं कि डाल्टन ने कब दिया था अपना सिद्धांत, 1803 ईस्वी में दिया था। इसी प्रकार से रदरफोर्ड जो थे उन्होंने अपना अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग कब किया था, 1911 ईस्वी में किया था। और जो बोहर थे उन्होंने अपना मॉडल कब दिया था, तो 1913 ईस्वी में दिया था। क्लियर, इसके बाद रदरफोर्ड की अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में किस बल के कारण अल्फा कण प्रतिकर्षित होते हैं। तो स्वाभाविक है, हमने आपको आज ही बताया है, इसी वीडियो में बताया था कि उस पर क्या बल कार्य करता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। इसी प्रकार से और बहुत सारे सवाल हैं जो आप लगा सकते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होता है, H/पाई, H/2 पाई, 2 पाई/H और पाई/H। ये क्वेश्चन यूपी 2010 यूपी 2017 में पूछा गया है। तो मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होता है, MbR बराबर हमने आपको बताया था NH/2 पाई। क्लियर, इसी प्रकार से परमाणु की संरचना को समझने के लिए बोहर ने उपयोग किया था। तो बोहर ने क्या उपयोग किया था कि कोणीय संवेग संरक्षण, इस विकल्प हैं आपके कोणीय संवेग संरक्षण, रेखीय संवेग संरक्षण, आवृत्ति का संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण। तो कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत को उन्होंने फॉलो कराया था। क्लियर, एक क्वेश्चन और है कि हाइड्रोजन परमाणु की मूल ऊर्जा स्तर में -13.6 eV है ऊर्जा, यानी कि जो मूल कक्षा है उसमें ऊर्जा कितनी है -13.6 eV। तो फिर आप बताइए कि इसकी तीसरी कक्षा में ऊर्जा क्या होगी। तो हमने आपको फॉर्मूला बताया था En बराबर होता है -13.6 बटे n²। क्लियर, तो E3 बराबर होगा आपका, E3 बराबर -13.6 बटे 3 का वर्ग। सॉल्व करेंगे इसे तो आ जाएगा -1.51 eV। तो इस प्रकार से आप तीसरी कक्षा में ऊर्जा तुरंत बता सकते हैं। तो ये आपके कुछ सवाल हैं जो आप लगाते रहिए लगातार, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग से सब्सक्राइब करवाएं और वीडियो को आगे शेयर करें। धन्यवाद।